हमारे प्रेस के साथी हैं, उन सबको मैं नमस्कार करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। यह आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की है, ये थोड़ी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हमारा संकल्प पत्र है, जिसको हम अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं, उसके कुछ बिंदुओं पर विचार डालने का प्रयास करें। जैसे आपको सबको पता ही है कि 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस दिन बीजेपी हेडक्वार्टर से मंच पर 5 लोग उपस्थित थे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए और सोशल स्तंभ कह लीजिए, ये हमारा एक सोशल जिसके भी छोटे छोटे बिंदुओं उससे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम हम लागू करेंगे, ये हमारा सोशल स्तंभ। हमारे 70 साल से अधिक जो हमारे सीनियर सिटीजन है, उसको हम आयुष्मान भारत से जोड़ेंगे। आयुष्मान भारत में जो एक सूची से हटकर के बने हैं कि, और मैं इसलिए आपको इस निर्णय की आपको विशेष करके जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ बीकानेर में एक सीनियर सिटीजन का एक क्लब बना हुआ है, जिसके डॉक्टर एस.एन. हर्ष अध्यक्ष तो समिति है, जो भी उन्होंने लगातार इस विषय को उठाया। और मैं जब संकल्प पत्र में आया तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया और कहा ये हमारा ज्ञापन दो और ये ज्ञापन आपको समिति में देना। मैंने ये ज्ञापन समिति में दिया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बिंदु को हमारी संकल्प पत्र समिति ने स्वीकार किया। तो ये मैं समझता हूँ बीकानेर का बड़ा एजेंडा है, पूरे देश में गया। 70 साल या उससे ऊपर कोई भी सीनियर सिटीजन, किसी भी जाति धर्म, किसी भी वर्ग, अमीर या गरीब, कोई भेदभाव नहीं, वो अगर आयुष्मान भारत का इलाज लेना चाहता है तो इसको आयुष्मान भारत के तहत फ्री इलाज मिलेगा। ये एक सब्जेक्ट है जो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को बीकानेर से उठा। ऐसे हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय रहेंगे। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कह सकते हो। सिंगल वोटर लिस्ट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि लोकसभा में एक मतदाता सूची अलग, विधानसभा में एक मतदाता सूची अलग, हर कोई चुनाव होता मतदाता सूची अलग, बोला नाम कट गए। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था जिसको हमने एड्रेस किया। वन नेशन वन इलेक्शन की एक समिति बनी जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष रहे। जानकारी में ला रहा हूँ कि मैं भी उस समिति का सदस्य हूँ। तो ये भी एक विषय, ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा आधार हमारे। मैं आज ये 3 जो हमारे स्तंभ है ना, उसके फिर आपके प्रश्न होंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। ये 5G भारत, ये आत्मनिर्भर भारत का एक गौरव है। अभी तक हम 2G 3G 4G कहीं नहीं से हम लेते, ये 5G हमारा है, ये हमारे गौरव का विषय। और 6G नेटवर्क को भी विकसित करें, ये डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। हम सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन काफी किया और भी जारी रखेंगे, जिसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक इंडस्ट्री 4.0 है, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट भी मैं लगातार आपको याद दिलाता रहता हूँ। ये कंसेप्ट भी को प्रमोट करने में जैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सबको है, लेकिन मैं इसमें काफी एक्टिव रहता हूँ इंडस्ट्री 4.0। कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इंडस्ट्री 4.0 कि जब इस संसार में स्टीम आया, तब हमारे रणनीतिकारों ने कहा ये इंडस्ट्री 1.0 है। स्टीम से रास्तों में आना जाना सुगम और समुद्री रास्ता व्यापार बढ़ा। तो
तो एकदम से रिवोल्यूशन लगा उस समय लोगों, ये इंडस्ट्री 1.0। जैसे ही बिजली आई और रिवोल्यूशन आया, लोगों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0, और जैसे ही IT आया तो लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो आए हैं, ये आने के बाद लोग कह रहे हैं ये इंडस्ट्री 4.0। हमने इस पे स्थान दिया और दलों ने इस पे क्या कहा मुझे पता नहीं। ये हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप आ जाइए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें रेल का विकास भी है, रोड का विकास भी है, हमारे जो समुद्री तट में जो हमारे सी पोर्ट बन रहे हैं उनका विकास भी है, हर तरह का विकास उसमें सम्मिलित है। ये हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की जो एक परिकल्पना है हमारे मन में, उसको हमने आकार दिया है, विकसित 2047। और ये हमारी मोदी की गारंटी है। हमने जो संकल्प पत्र दिया, उसमें जो हमने पहला पेज दिया है, उसमें हमने हेडिंग दिया है मोदी की गारंटी 202। और इससे जुड़े हुए सारे, अब जैसे मैं लॉ एंड जस्टिस में काम करता हूँ, तो मैं देखता था कि हमारे नेशनल लिटिगेशन कोई पॉलिसी नहीं है। हमने इस विषय को मजबूती से रखा और इसमें हम नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, हमने IPC CRPC एविडेंस एक्ट में सुधार किया। अंग्रेजों को दंड देना था इसलिए दंड संहिता, मोदी जी को न्याय देना इसलिए न्याय संहिता, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड में सुधार नहीं हो पा रहा था। हमने इसमें डाला है संदेश। इसमें डालने का मतलब हम इसमें तेजी से काम करेंगे, हम CRPC में भी सुधार करेंगे। ये इस तरह का एक संकल्प पत्र है जो बढ़ता हुआ संकल्प पत्र है और ये विजन है। मुझे कुछ इतनी बातें आपको इनिशियली देनी थी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूछेंगे, प्रश्न कई निकलेंगे कि यहाँ तक रहेंगे, कोई कई दूर तक। धन्यवाद। अरुण जी, हमारे G20 में एक मिनट बता रहा हूँ कि अच्छा यूरोप का एक कॉरिडोर G20 के देशों की सहमति पर, इसमें है ये। तो जैसे ये कॉरिडोर बनेगा, हमारा जो पहले पश्चिमी राजस्थान था वो सिल्क रूट पे था। हम ताशकंद से ये अलग अलग होते थे, एक संघाई की तरफ चल जाता था, एक रास्ता ये रंगून की तरफ आता था। लेकिन जैसे ही ये रूट बन जाएगा, ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला रूट बनेगा, उसमें सबसे ज्यादा लाभ पश्चिमी राजस्थान की होगा। वही हम चाह रहे थे, मैं कॉरिडोर बना सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिक आप एक कॉरिडोर तो आप भी दे सकते हैं। अब आएगा तो खुलेगा ना कॉरिडोर का रास्ता, बीकानेर के लिए खुले। एक बड़ा विषय आपको जानकारी के लिए ला दूं कि ये जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो विषय है, उसमें एक विषय आ रहा है कि वो अभी नीति आयोग के पास है विषय, लेकिन ये विषय बड़ा हो सकता है। वो है रिसाइकलिंग जोन। वो आने वाले समय में जो चीजें संकल्प पत्र में आगे आ गई, उसके अलावा भी तो चीजें करते ही हैं। तो आपने तो कहा पश्चिमी राजस्थान के लिए जगह हमारे पास ही अवेलेबल है। हमारे पास प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करने का स्थान चाहिए मार्ग में, हमें टायर का रिसाइकलिंग करने का स्थान चाहिए, ई वेस्ट कितना देश में हो रहा है। तो अगर पूरे देश का कोई रिसाइकलिंग जोन होगा तो उसमें हमारा बीकानेर जिला ही टॉप राइट में आ रहा है। एक तो मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर हब बनाने की दिशा में 100 दिन वो काम हमारा पोटास के बाद जो हमारा MOU हुआ है, और उसमें जैसे हमारी बदनलाल जी की सरकार आई राजस्थान में, उसमें काम तेजी से आगे बढ़ गया। तो एक तो फर्टिलाइजर हब बनाने का रूड़करंदर और हनुमान तक वो एरिया जा रहा है, और दूसरा काम में सेरेमिक हब बनाने का। ये हमारे 2 एजेंडे हैं। आप 100 दिन का एजेंडा हमारा आप लेना चाह रहे हो, 100 दिन की सेरेमिक हब बनाने, वो तो इसके नजदीक क्या है ना, फिर क्या बाकी रहेगा। ये इसमें जो है वैसे इलाज देने की ये बहुत बड़ी योजना है। विश्व के लोग आश्चर्य करते हैं इतनी बड़ी योजना है आयुष्मान भारत, लेकिन इसमें हमने सीनियर सिटीजन को ले लिया, जो कोई भी सीनियर सिटीजन जिसको इलाज की आवश्यकता है
क्योंकि हमें डॉक्टर एस.एन. हर्ष ने बताया कि साहब ये आदमी तो अमीर है लेकिन बच्चे रहते हैं बाहर, इसका इलाज कौन करे, पड़ोसी भी जाता नहीं, तो आप कार्ड दे दो उसको क्योंकि वो सूची में नहीं है। बात हमें भी समझ में आई, 2-4 उन्होंने फैमिली से मिला है मुझे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चा तो कोई जर्मनी रहता, किसी ने कह दिया मेरा बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया रहता है, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं है लेकिन मुझे कार्ड नहीं है, तब तक मैं जाऊं कैसे, निकालूं कैसे, कोई पड़ोसी भी नहीं आता। तो ये सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम थी। तो 70 साल से ऊपर का सूची में है या नहीं है उससे विषय नहीं है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची में है या नहीं उसके विषय नहीं है। सर तीसरी बाहर है तो भी उसको लाभ मिलेगा। देखिए ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा विषय है। जैसे कि कभी बोलते थे कि अमेरिका क्यों अमीर है, अमेरिका इसलिए अमीर है कि अमेरिका की सड़कें अमीर है, तो रोड नेट पर के हमारे यहाँ राजस्थान में एक कहावत है, रूपली पले तो रोई में चले। लोग कहते हैं 30,000 करोड़ रही सड़क मोदी जी ने अच्छा सड़क में बना दी, मैं तो रूपली पले तो रोई में चले। मैं देखो आपने अच्छा विषय रखा, मनमोहन सिंह जी की हमको आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं, अच्छे आदमी थे लेकिन अर्थतंत्र को मजबूत करना भी चाहिए, वो मजबूरी नहीं होगी। वो 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर इसी में छूटते रहे। मोदी जी 5 नंबर पे ले आए, इसका मतलब मोदी जी जानते हैं इकोनॉमी को सुधार कैसे सकते हैं। और हम जैसे ही जर्मनी और जापान को पछाड़ करके 3रे नंबर की लाएंगे तो जो अर्थतंत्र मजबूत होगा, ग्राम पंचायतों में पैसा आएगा, नगर पालिकाओं में पैसा आएगा, ज्यादा आएगा, 4 गुना 5 गुना 6 गुना कहीं कहीं 10 गुना। एक ग्राम पंचायत में मैं देख रहा था कि मनमोहन सिंह जी के समय और मोदी जी के समय 5-6 गुना पैसे का अंतर अभी भी है। और जैसे ही ज्यादा आएगा तो उनको खुद को प्लान बनाने का अधिकार दे देंगे हम। अगर पानी की निकासी का आपको कोई नरेगा से क्यों तोड़ते, आप ग्राम सभा में प्रस्ताव लो और आप अपना जो भी प्रावधान करना करो, आपके पास पैसा है। तो लोग गांव के भी कहते हैं अर्थतंत्र सुधरेगा तो हमारा विकास तेजी से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है रूपली भले तो रोई में चले। आप इसको ऐसा समझिए कि तेल यहाँ है नीचे, आप तो इतना तो आप भी मान रहे हो, इसके लिए 3 कुएं मंजूर, अदरवाइज तो क्यों इतना पैसा खर्च करता पेट्रोलियम में। तो पहले कुएं में खुदाई का काम अभी भी जारी है, 2 कुएं और सालासर के पास, ये तो नाल पे का पास नहीं है, सालासर के पास वो खुदेंगे, वो एक तो बैल टुकड़ी है। और मुझे पूरी संभावना है कि तेल निकलेगा, खाली तेल ही नहीं निकलेगा, निकल तो रहा है लेकिन वो कह रहा है नीचे बहुत ज्यादा रहेगी, नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो, नीचे हो कोई विषय नहीं रहा नीचे का। ये पोटास में भी ऐसा ही कहते थे कि टेक्नोलॉजी के कारण सॉल्यूशन नहीं होगा, ये हो गया ना, इसका भी होगा। और तेल है यहाँ, तेल है, नेचुरल गैस है, हीलियम है, लिथियम है। मैं ये कोई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ समझ नहीं थी, पूरी डिटेल में आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं हरदीपुर जी से हर सप्ताह इसकी बात कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में है। और नाल मैंने कहा नाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जगह, वो अगर अपनी कमाई में ही लगा रहेगा तो समाज के लिए नहीं सोचेगा, इसलिए उसकी कमाई के साधन हम दे दो अनाज का, तो फिर वो समाज के लिए सोचेगा। इस देश को श्रेष्ठ बनाना है। वो कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं बहुत है, जो कोई कवि भी हो सकता है, कोई साहित्यकार भी हो सकता है, लेकिन वो देखता है मेरा पेट भरा हुआ नहीं है तो मैं क्या करूं, तो वो सोचता नहीं है। रचनात्मक दृष्टिकोण से भी समाज के लोग सोचे, इसलिए ये चिंता छोड़ो, ये मोदी जी चिंता कर रहे हैं आपकी, ये है विषय और कोई विषय नहीं है। भाजपा बहुत डिटेल में, लेकिन मैंने एक आस भी आपको बताई कि ये जो दोहरीकरण होगा इसमें रेलवे फाटकों की समस्या का स्थायी समाधान होगा, क्योंकि मैं रेलवे के लोगों से बात कर रहा हूँ, सब अब संभव है, अब संभव है। सर कांग्रेस तो की नीति की ओर है, हम संतुष्टिकरण की नीति की ओर, हमारे में दोनों फर्क है। वो तुष्टिकरण की नीति की ओर, हम संतुष्टिकरण की नीति। वादे ऐसी करेगी कांग्रेस के लिए नहीं, वो तो शासन में आ नहीं रहे ना, इसलिए उनको तो वादे करते हैं। सर पिछली बार आप देखिए, जो गांव गोद लेने की स्कीम प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उसमें कोई बजट एक्स्ट्रा देने का विषय नहीं था, उसमें आपको समझना पड़ेगा। एक है सॉफ्ट इंटरवेंशन। सॉफ्ट इंटरवेंशन का मतलब गांव के लोग अभी साल में सपोज करो 10 FIR होती है, तो गांव गोद लेने के बाद क्या FIR में कमी आई क्या, ये आप देख नहीं पा रहे हो, आई है कमी,
गांव में योग शुरू हो गया है क्या? गांव के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने लग गए क्या? ये है सॉफ्ट इंटरवेंशन। आप खाली कर रहे हो हार्ड इंटरवेंशन की बात। हार्ड इंटरवेंशन में बजट की विषय रहता है, तो बजट कुछ तो हम हमारे कोटे से देते हैं, कुछ CSR मद से लाते हैं। जितने भी गांव गोद लिए हैं पहले से उनमें फर्क आया है, सोचने में भी चिंतन में भी। एक गांव ऐसा जो मैंने गोद लिया, एक भी FIR दर्ज नहीं है मेरे गोद लेने के बाद। ये बड़ा विषय है ना, छोटा। अर्जुन आपसे एक अंतिम सवाल कर ले। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ये हमने इसको मातृभाषा का रूप दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा है। आप जो प्रश्न करना चाह रहे हो वो है राजस्थानी भाषा की मान्यता का विषय, उसी के आपका प्रश्न विरुद्ध है। और मैंने जब कहा था आपको कि हम शायद बहुत नजदीक हैं इसको 8वीं अनुसूची में डालने के करीब है, ये हमने कहा था, तब एक नोट भी बना, उसमें उन्होंने कहा आप ब्रज को भी सम्मिलित कर लो, तो हमने ब्रज भी मान लिया था। विचार 3 की जगह एक तो भोटी था। और भोटी क्यों किया था हमने कि जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए तो उनको कुछ लिटरेचर किया गया, तो वो आकर के यहाँ पूछा ये किस भाषा में, पता चला ये भोटी में। तो उनका भोटी हमारी भाषा नहीं है क्या? आपको पता चला हिमालय ट्रांस रीजन वहां से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर से, उसमें चाइना का भी कुछ पार्ट है, सब जगह भोटी बोली जाती है, भूटान भी उसमें। तो ये भोटी को हम मानते हैं चला तो वहां से था, तो भोटी तो फिर भोजपुरी भी जुड़ा और राजस्थान भी जुड़ा। उसमें फिर ब्रज के लोगों ने कहा साहब मीरा ने ब्रज में ही साहित्य लिखा, वो राजस्थानी है, लेकिन जो आप समझते हो कि जो राजस्थानी के खिलाफ के लोग होते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ी अड़चन डालते हैं, तो उसमें ब्रज लाए तो उन्होंने देखा शायद रुकेगा, तो हमने कहा सहमति है आप ब्रज भी करो। ये सब चीजें तैयार थी। उसी पीरियड में आपका एक जयपुर फेस्टिवल होता है जयपुर, और उसमें एक विषय आता है, आपको भी जानकारी है कि अगर हमने राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता दे दी तो आने वाले, उस समय ये विषय था जनगणना था 2021, आने वाली जनगणना में ये लोग ये हिंदी हम बोलते हैं ये नहीं लिखाएंगे, ये लिखाएंगे राजस्थानी वाले राजस्थानी और भोजपुरी वाले भोजपुरी, तो हिंदी कमजोर हो जाएगी। और हिंदी को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो फॉर्म छोटा था बड़ा था ये विषय नहीं था, लेकिन उसने एक प्रस्ताव पास करा दिया। कहाँ पे? जयपुर फेस्टिवल प्रस्ताव पास कराते यहाँ तक भी ठीक था। प्रस्ताव पास करा के उन्होंने बाद में जंतर मंत्र में धरना दे दिया, तो पूरा मीडिया हाईलाइट हो गया कि भाई हिंदी को कमजोर नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो कहते हैं हिंदी को हम कमजोर नहीं। हमने कहा हिंदी इससे कमजोर नहीं होगी, हिंदी समर्थ होगी, लेकिन विषय चल पड़ा तो एक कमेटी और बढ़ गई, उसमें थोड़ा समय लग रहा। बाकी हम आपके साथ हैं इसमें, इस सब्जेक्ट मैं फिर कह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में हम आपके साथ हैं। स्पष्ट कह दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे शब्द है उसके अनुसार सबका साथ सबका विकास हमारा ये नारा ही नहीं है, हमारा मूल मंत्र है। और जो विषय पुरुषोत्तम रूपाला जी के मुंह से निकला, उन्होंने 3 बार माफी मांगी। और विषय जब हम लोकसभा में देखते हैं कोई विषय किसी के मुंह से निकल जाता है, फिर माफी मांगने के बाद शांत होता है। यही विषय उन्होंने माफी मांग ली, विषय को शांत समझना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। मेरे ख्याल को हो रहा है, बार बार लगातार हो रहा है। मंत्री जी एक साथ पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, वो जो काम मैंने क्या किया वो पर्चा मैंने उनके घर पे भिजवा दिया, उनको ये भी कह दिया कि इससे संतुष्ट नहीं हो तो ये किताब भिजवा देता हूँ, कह दिया। वो लेटर आएगा उनका कि किताब भिजवाओ, तो मैं किताब भी भिजवा दूंगा। अर्जुन बीकानेर सोलर हब बनना है तो